हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द पीएससी पंचायत एंड मैं वैभव खरे आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन द प्रीवियस क्लासेस हमने यहाँ पे समहाउ अकबर के बारे में भी कवर अप किया, हमने बाबर के बारे में भी कवर अप किया और बहुत सारे पीपल्स के बारे में हमने कवर अप किया। इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है दैट इज़ द जहांगीर, एंड हम जहांगीर के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। एज वी ऑल नो दैट जहांगीर का फेमस नाम क्या था? सलीम। ठीक है, तो जहांगीर इनका प्रॉपर नेम जाना जाता है, जहांगीर के नेम से हम जानते हैं, बट समा उनका जो रियल नेम या जो उनको प्यार से बुलाया जाता था वो सलीम था। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था हमने फाइंड आउट किया 1605 से लेके 1627 का टाइम पीरियड था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जहांगीर वॉज अ पर्सन जिन्होंने अपने पिता की पॉलिसी को फॉलो अप किया। उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत जितने हुआ करते थे उनको फॉलो अप किया। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल्स हुआ करते थे आसपास के, जो उनके किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे, छोटे छोटे घराने होते थे, उन सारे घरानों को भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट किया, मैट्रिमोनियल अलायंस को प्रमोट किया और उन लोग ने मिल के एक मुगल एम्पायर की नींव रखी। मतलब एक मुगल एम्पायर जो चल रहा है उस मुगल एम्पायर में उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। ठीक है, तो जहांगीर का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, जहांगीर के टाइम पीरियड में स्पेसिफिक हमारे लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एट द एंड ऑफ द इंडिपेंडेंस तक जो हमारे पास थे, हमारे सिर पे बैठे हुए थे, दैट इज द कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आते हैं, दैट इज 1608 पे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी। क्या बुक का नाम क्या था? तुजुकी तुजुकी जहांगीरी। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। अब जब ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद। सो ऑटोबायोग्राफी इज मीन्स इट इज ऑलवेज, मतलब कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है। It's same like the things. So autobiography means कि it is only compiled by the जहांगीर, एंड जहांगीर ने इसको कंपाइल किया। जहांगीर ने कंपाइल करने के बाद आपको पता है, हमने अबुल फजल का नाम सुना था। अबुल फजल को ये मार देते हैं। हाँ, हाँ, ही हैड किल्ड अब्दुल फजल। इन्होंने अबुल फजल को मारा। अबुल फजल को मारने के बाद अगर इनके बारे में स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो इन्होंने इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे, उनका नाम था मुतामिद खान। हाँ, मुतामिद खान। मुतामिद खान ने जहांगीर के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? इकबाल नामा ए जहांगीरी। क्या नाम था? इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तुजू के जहांगीरी। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुतामिद। क्या नाम है इनका? मुतामिद खान। मुतामिद खान ने क्या लिखा है? इकबाल नामा ऑफ जहांगीरी। क्या लिखा है? इकबाल नामा ऑफ जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीर। तो हमने इनके बारे में हमने फाइंड आउट किया कि इन्होंने क्या लिखा है। इकबाल नामा और जहांगीर के बारे में लिखा है, इकबाल नामा ए जहांगीर। ठीक है, और एक किस लैंग्वेज में लिखा है? इट इज रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। फारसी नहीं, इट इज रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। ओके, इट इज रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज somehow। एंड द नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी, जो क्या नाम था? तुजुके जहांगीर। क्या था? तुजुके जहांगीर। तुजुके जहांगीर। ये किसने लिखी है? इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। सो इफ इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, सो रिटन बाय हूँ? बाय जहांगीर हिमसेल्फ। जहांगीर हिमसेल्फ। ठीक है, जहांगीर हिमसेल्फ। हमने इसके बारे में बता, इन्होंने क्या किया है? ही हैड किल्ड अबुल फजल। इन्होंने क्या किया? अबुल फजल को मार दिया। हाँ, एक्चुअली समहाउ हम ये कहते हैं कि इनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हुआ करती थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो सलीम और उनसे रिलेटेड स्टोरीज थी, जो स्टोरीज बहुत ही फैचुएशंस हैं, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। एंड अबुल फजल उस पर्टिकुलर स्टोरीज में इन्वॉल्व थे। समहाउ इन्होंने ही इनको वहाँ से निकलवाने की मदद की थी, स्केपिंग में मदद की थी। तो अबुल फजल वॉज द वन, एंड अबुल फजल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि समहाउ, मतलब
चुनवाने में, दीवार में चुनवाने में इनका हाथ हुआ करता था। तो वो जो स्टोरीज चल रही थी, तो जहांगीर जब अपने पावर में आते हैं तो जहांगीर अबुल फजल को सबसे पकड़ के लेके आओ, कहाँ है, एंड अबुल फजल को सबसे पहले मारते हैं। हाँ, एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स। तो अभी उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। एक्चुअली इनके बहुत सारे 3 कमांडर्स रहते हैं, जिसमें से 2 एमपी के रहते हैं, एक राजस्थान का रहता है। उन लोग ने हेल्प की थी इनकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे। एंड लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ अबुल फजल है, क्योंकि अबुल फजल वॉज द वन जो इस सब मेन क्राइटेरिया के पीछे रहता है। कुछ लोग इसको कुछ नया रंग देते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सलीम को पता नहीं था और वहाँ से उन्होंने पीछे एक सुरंग बनवा दी थी। ठीक है, हिस्टोरियंस थे, इन्होंने राइटर थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइटर थे इन्होंने, उनकी कोर्ट पोएट थे अकबर के टाइम पीरियड में, और ये उनके कोर्ट पे बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करते थे, लिखते थे। ठीक है, इन्होंने अकबर के ऊपर बुक भी लिखी है, तो हमने आपको ये स्टडीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अबुल फजल इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। किस चीज़ों में इन्वॉल्व थे? सलीम और उनकी लव स्टोरी के लिए इन्वॉल्व थे। तो अबुल फजल वॉज द वन जिन्होंने अकबर से बोला था कि आप एक काम कीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लीजिए सलीम और उसकी लव स्टोरी के कारण, क्योंकि वो कोर्ट पे या फिर जितने भी शाही काम होते हैं उन पे ध्यान नहीं देता है। तो शाही काम पे ध्यान ना देने के कारण अबुल फजल ने वो पूरा फ्रेमवर्क बनाया। इस फ्रेमवर्क पे सलीम को फिट किया गया और उनकी लव स्टोरी को फिट किया गया, और उनके ब्रेकअप होता है। उस ब्रेकअप के कारण कुछ लोग कहते हैं कि अबुल फजल वॉज द वन जिन्होंने ये भी आइडिया दिया था कि मतलब दीवार बना दीजिए और पीछे से आप एक सुरंग बना दीजिए ताकि वहाँ से अनारकली भाग जाए। बट ये सारी बातों पे जहांगीर ने बिलीव नहीं किया, एंड समहाउ जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा खफा हुआ करते थे। तो जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा खफा हुआ करते थे, एक बार इनकी गलती के कारण इनको मार दिया। ठीक है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए एक और है, इन्होंने फरमान जारी किया था। एक्चुअली इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान जारी किया था, जिसपे उन्होंने अल्कोहल को बैन किया था अपने पर्टिकुलर मुगल एम्पायर से। अल्कोहल बैन था। ठीक है, ही इशूड अ फरमान, ही इशूड अ फरमान, ही इशूड अ फरमान टू बैन अल्कोहल, अल्कोहल, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अल्कोहल के साथ साथ वाइन एंड ओपियम कंजप्शन पे इन्होंने क्या किए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। एंड सम हाउ इनके रिस्ट्रिक्शंस के कारण, ये मतलब रिस्ट्रिक्शन के कारण इनका कंजप्शन के पर्टिकुलर एरिया से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। ठीक है, इन 1611 पे इन्होंने शादी की। इनकी शादी हुई महरून निसा से, महरून निसा। ठीक है, जो कि विडो थी। शी गॉट अ टाइटल ऑफ नूर जहां। ठीक है, इनको टाइटल दिया गया महरून निसा को, क्या, नूर जहां। ठीक है, इसके बाद हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं 1612 पे इनका एक बेटा रहता है सन, जिसका नाम रहता है खुर्रम खान। क्या रहता है? खुर्रम खान। ठीक है, खुर्रम खान। खुर्रम खान ने शादी की किससे? किससे की शादी की, बताओ, गैस करो। आरजुमंद बानो बेगम। इनकी शादी होती है आरजुमंद बानो बेगम से, इनकी शादी होती है। ठीक है, और इनके जो बेटे रहते हैं, और उस पर्टिकुलर मतलब जो कहना चाहिए, इनके जो बेटे रहते हैं, उनके बेटे का नाम आगे चल के क्या नाम बनता है? शाहजहां। खुर्रम खान का नाम क्या, खुर्रम खान का टाइटल कौन सा मिलता है? शाहजहां। और शाहजहां ने शादी की थी, किससे शादी की थी? ना ना ना, आरजुमंद बानो बेगम से शादी की थी, और आरजुमंद बानो बेगम को टाइटल मिलता है मुमताज खान का। ठीक है, चलो लिखो, डिक्टेट कराते हैं थोड़ा सा पॉइंट। इन 1611, इन 1611 ही मैरिड महरून निसा, ही मैरिड महरून निसा, महरून निसा, ही मैरिड महरून निसा। ठीक है, महरून निसा से शादी करते हैं, कब? 1611 पे, 1611 पे। एंड शी गॉट द टाइटल ऑफ, शी गॉट द टाइटल ऑफ नूर जहां। इनको टाइटल कौन सा मिलता है? नूर जहां का टाइटल मिलता है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट 1612 पे, 1612 पे इनका बड़ा बेटा रहता है, जिसका नाम रहता है खुर्रम खान। क्या नाम रहता है? खुर्रम। ठीक है, इन 1612 हिज सन खुर्रम खान, खुर्रम मीन्स खुर्रम। ठीक है, खुर्रम खान। इन्होंने शादी की थी किसके साथ? इन्होंने शादी की थी किसके साथ? आरजुमंद बानो बेगम के साथ। इन्होंने शादी की थी किसके साथ? आरजुमंद बानो बेगम।
नहीं, खुर्रम खान अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करते हैं, ठीक है। उनकी एक बीवी नहीं रहती है, बहुत सारी बीवी रहते हैं। खुर्रम खान उनके बड़े बेटे रहते हैं, दूसरी बीवी के बेटे रहते हैं, जिनसे शादी करते हैं। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से। एंड अर्जुमंद बानो बेगम को टाइटल मिलता है किसका? मुमताज। मुमताज क्या नाम है? मुमताज महल। लिखो मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम। ओके। 16 ओके ओके। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अर्जुमंद बानो बेगम क्या? मुमताज महल। मुमताज महल। ओके। मुमताज महल 1612 पे इनकी शादी की। 1618 पे इनका एक और बेटा रहता है, शहरयार। हाँ, इन्होंने लाडली बेगम से शादी की थी। किससे शादी की थी? लाडली बेगम से। ठीक है। क्या रहा? देखो एक चीज समझो, समझो स्टोरी समझना। 1611 पे मेहरुन्निसा ने शादी की नूरजहां, उनको टाइटल दिए गए। जो मेहरुन्निसा थी वो एक विडो थी, ठीक है। उनसे इन्होंने शादी की। इनकी जो बच्ची थी उसका नाम क्या था? इनकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाडली बेगम, ठीक है। तो जो यहाँ पे उनका बेटा रहता है, उनका बेटा इनकी अपनी सौतेली मम्मी की बेटी से शादी कर लेता है। हाँ, वो एक्चुअली वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी सिर्फ स्टोरीज चल रही हैं, चलो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करेंगे अभी यहाँ पे। तो बस आपको इतना समझना है कि नूर जहाँ की जो बेटी होती है, एक्चुअली शी वॉज अ विडो ऑन दोज डेज। एंड आफ्टर दैट हमने ये फाइंड आउट किया था कि इनकी जो बेटी रहती है उसका नाम लाडली बेगम रहता है। तो जब यहाँ पे ये बड़े होते हैं नवाबजादे, तो ये नवाबजादे उनसे जाके क्या करते हैं? शादी करते हैं। ओके, निकाह करते हैं। अरे नवाबजादे मतलब नवाब, मतलब अब भैया अब घर के हैं, महल हैं, ठीक है। हाँ, तो उनका नाम क्या आता है? शायर। लिख देते हैं। ठीक है, लिखो SHAHARYAR। ये कौन थे? जहांगीर के बेटे, ठीक है। सन ऑफ जहांगीर। इन्होंने शादी की किससे की थी? इनकी डॉटर से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं मेहरुन्निसा डॉटर, जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। इसके कारण क्या होता है? इसके जस्ट एक साल के बाद, हम मतलब कुछ सालों की बात है, 1618 में इनका ये सब हुआ। 1622 पे 1622 पे इनका जो बेटा रहता है खुर्रम खान, वो इनके खिलाफ क्या करता है? रिबेल, विद्रोह करता है। विद्रोह करने के बाद अब पापा से लड़ोगे तो घर के बाहर ही निकालेंगे, तो पापा ने इनको निकाल दिया। तो पापा ने जब इनको निकाला तो ये 4 साल के लिए एज अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब एज अ शरणार्थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये निकल गए हैं। तो ये महल के बाहर रहते हैं और 4 साल तक ये अपने पिता से थोड़ा डर के और बच के रहते हैं। पिता के खिलाफ इन्होंने कर दिया था विद्रोह। जब तक, फिर इसके बाद क्या हुआ? 4 साल के बाद ये वापस आए, इन्होंने अपोलोजाइज किया कि पापा हमसे गलती हो गई। एंड फिर जहांगीर ने इनको माफ़ किया। अगर आप गौर से देखो तो जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, सलीम ने सलीम ने विद्रोह किया। सलीम ने अनारकली को लेकर परेशानी क्रिएट की थी। एंड यहाँ पे शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ यहाँ पे किया। आप देख रहे हो, द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप जैसा अपने पिता के साथ करते हैं वैसा आपका बेटा आपके साथ ट्रीटमेंट करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएं, ताकि आपका बेटा आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, ठीक है। तो टिट फॉर टैट। तो जहाँ जहांगीर ने अकबर के साथ सलीम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अकबर के साथ प्रॉब्लम्स हुई। काफ़ी बार अकबर ने इनको मनाने की कोशिश की, रास्ते समझाने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं कर पाए। इसके कारण क्या हुआ? जहांगीर के बाद जब शाहजहां थे, शाहजहां ने भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की। 4 साल तक इन्होंने उनको बहुत परेशान किया, और फिर इसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ किया एंड वापस इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका जो बड़ा बेटा रहता है, इज एल्डर सन, उनका जो बड़ा बेटा रहता है, प्लीज इसके बारे में 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट, इन 1622 हिज सन, जहांगीर सन खुर्रम, KHURRAM, Khurram, in 1622 his son Khurram rebelled against his father, rebelled against his father, rebelled against his father Jahangir, Jahangir, ठीक है। Jahangir become fugitive, fugitive, Jahangir become fugitive, Jahangir become the fugitive। एक्चुअली दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, ठीक है। फ्यूजिटिव, ठीक है। FUGETIVE, फ्यूजिटिव। नहीं, एज अ लाइक एज अ माइग्रेंट की तरह ट्रीट करना, एक फैमिली के बाहर निकल जाना, फ्यूजिटिव, ठीक है। फॉर 4 years, फॉर 4 years, फॉर 4 years, and later he apologized, later he apologized। ओके, लिख लिया। इनके जो बड़े बेटे रहते हैं, बड़े बेटे का नाम क्या रहता है? खुसरो। इनके जो एक बड़े बेटे रहते हैं उनका नाम रहता है खुसरो। खुसरो ने इनके खिलाफ बहुत पहले विद्रोह किया था। विद्रोह करने के बाद ये भाग गए थे पंजाब। कहाँ भाग गए थे? पंजाब। जब ये पंजाब के लिए भागते हैं तो पंजाब के उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे 5th सिख गुरु भी रहते हैं, अर्जुन देव जी, ठीक है। तो अर्जुन देव जी की स्टोरी है। अर्जुन देव जी ने यहाँ पे एक्विस्ट किया मुगल्स को, एंड यहाँ पे उन्होंने शेल्टर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, शेल्टर्स प्रोवाइड किया एंड सपोर्ट किया। दोनों को मार दिया गया था, अर्जुन देव जी को और यहाँ पे जो खुसरो था, दोनों को मार दिया गया था। कभी आपने एक चीज़ नोटिस की, उनको अपने बेटे को मारने में भी हिचक नहीं होती थी। इतनी सारी वाइफ हैं, इतने सारे बेटे हैं, एक आध चला गया तो कोई बड़ी बात है क्या? बस हम तो हैं। दैट वाज द केस। सो जो खुसरो ने रिवील किया यहाँ पे, खुसरो ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की और इसके बाद वो भाग जाते हैं पंजाब। अर्जुन देव जी ने उस टाइम पे 5th सिख गुरु थे, उन्होंने उनकी मदद की, उनको शरणार्थी बनाया, रखा, मदद की, हेल्प की, शेल्टर्स प्रोवाइड किया। अब जब मुगल आर्मी वहाँ पहुँचती है तो फिर अर्जुन देव जी अब उतने कैपेबल नहीं होते, और अर्जुन देव जी ने रियलिटी में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट नहीं किया था, मतलब एक बिग आर्मी रेज नहीं की थी। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड, देखो हरगोविंद सिंह जी से यहाँ पे मिलिटराइजेशन हो गया था। एंड हरगोविंद सिंह जी के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, मतलब 8th से लेके जो 10th गुरु रहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर यहाँ पे इस चीज़ को स्ट्रांगली किया, ठीक है। तो हरगोविंद सिंह जी के बाद हम गुरु गोविंद सिंह जी का नाम पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर सिख को मिलिटेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, मिलिटेंट की तरह बनाना स्टार्ट किया, और उन्होंने फिर उनको स्ट्रांग बनाया। ओके, तो चलो ये लास्ट पॉइंट और लिख लो। हिज एल्डर सन खुसरो, his elder son Khusro, his elder son Khusro rebelled against him, rebelled against him, rebelled against him in the beginning, in the beginning, fled to Punjab, fled to Punjab. His elder son Khusro rebelled against him in the beginning and fled to the Punjab. The 5th Sikh Guru Arjun Dev, the 5th Sikh Guru Arjun Dev was, Arjun Dev was acquised by Mughal, acquised by Mughal for giving him shelter, for giving him shelter and support, for giving him shelter and support. Okay, both were killed by Mughals, both were killed by Mughals. Okay, both were killed by Mughals. Okay, so जहांगीर के लिए बस इतने ही फैक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के लिए? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे शाहजहाँ, ठीक है। तो शाहजहाँ,
शाहजहां का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ताजमहल, ऑब्वियसली। शाहजहां, वाह। शाहजहां का तुमने यहाँ पे तो वो बता दिया, क्या बोलते, शाहरेज। ओके, सो समहाउ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शाहजहां वॉज द वन जिन्होंने सक्सेसफुली एक बार फिर से बुंदेलास को सप्रेस किया था, बुंदेलास किंगडम। इसके बाद वो मूव करते हुए महाराष्ट्र वाले रीजन को और अच्छे से सप्रेस करते हैं और दक्कन पे अपना आधिपत्य जमाते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो पर्टिकुलर एरिया शिवाजी के कंट्रोल में रहेगा, मतलब जब शिवाजी आएंगे बाद में, जो औरंगजेब का भी टाइम आता है शिवाजी रहेंगे, शिवाजी का एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया पे औरंगजेब ने अपना दबदबा हासिल कर लिया था। बट शिवाजी का एरिया दैट इज सतारा, वहां पे कैप्चर कर पाना और शिवाजी को कैप्चर कर पाना और उनको मना लेना, दैट्स वाज द टफ टास्क, एंड ये उनसे बस नहीं हो पाया। बाकी सारे एरियाज में ऑलमोस्ट उन्होंने अपना दबदबा हासिल कर लिया था। ठीक है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, लिखिए उसके बारे में 2 लाइन बस लिखनी है। ही सप्रेस द रिविलियन ऑफ द बुंदेलास। ही सक्सेसफुली suppressed the rebellion of बुंदेलास। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस इनकी जो आर्मी थी उनको लीड किया था झज्जर सिंह ने। हाँ, उनकी आर्मी को लीड किया था किसने? झज्जर सिंह ने। किसने लीड किया था? झज्जर सिंह और चंपत राय। ठीक है, ये चंदेरी के थे चंपत राय। ठीक है, इन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, और यहाँ पे हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी। ठीक है, जितने भी हमारे मुगल्स थे, मुगल से बचने के लिए, अपना आधिपत्य इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत वॉर लड़ी, बट समहाउ ये उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने बुंदेलास के लिए, बुंदेलास और जो बुंदेलखंड वाला रीजन था, उस वाले रीजन को, हाँ बिल्कुल, इन्होंने लड़ाई की, बट ये जीत नहीं पाते हैं और ये हार जाते हैं। 18 नहीं रहता है वो, एक्चुअली 1632 से। ठीक है, वो विद्रोह अलग है, वो अलग है। ठीक है, अब इस चीज को आप नेक्स्ट लाइन लिखिए। 16, शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से। ठीक है, तो अभी बताएंगे उसको। 1628 से लिख लो साइड में, 1628 से 58। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड आएगा, फिर लिख लो। औरंगजेब का टाइम पीरियड आएगा 1659 से 1707 तक। ठीक है, लास्ट। चलो लिखो, शाहजहां की एक लाइन और लिखिए। 1636 में, इन 1636 ही मेड टाइज विद द बीजापुर एंड गोलकोंडा। इन्होंने क्या किया? टाइज बनाई। किसके साथ बनाई? गोलकोंडा। गोलकोंडा। अरे यार, एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट। इन्होंने टाइज बनाई क्या बोलते हैं, बीजापुर एंड गोलकोंडा के साथ। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा के साथ इन्होंने क्या किया? टाइज बनाई। क्योंकि गोलकोंडा जो होता है, गोलकोंडा के पास दक्कन जाने का पैसेज भी होता है। क्या होता है? दक्कन का पैसेज होता है। ठीक है, तो जिसने गोलकोंडा के फोर्ट पे रूल कर लिया या गोलकोंडा के फोर्ट पे कब्जा कर लिया, उसने दक्कन जाने के सारे रास्तों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो वहां से इजीली बहुत सारे पर्टिकुलर एरियाज को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने टाइज बनाई बीजापुर के साथ, और गोलकोंडा फोर्ट और जो दक्कन पैसेज रहता है यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद हमने ये भी फाइंड आउट किया है, ठीक है, एंड फोर्स दैम, लिखिए, एंड फोर्स दैम टू एक्सेप्ट, फोर्स दैम टू एक्सेप्ट मुगल एज अ सोवरेन। ये कौन सा रीजन रहता है? हैदराबाद वाला रीजन रहता है। हाँ, मुगल एज सोवरेन, मुगल एज सोवरेन।
ठीक है, and paid and paid and paid tribute and paid tribute and paid tribute to the Mughals and paid tribute to the Mughals. लिख लिया? ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बुक इनके टाइम पीरियड में इनके लिए बहुत अच्छी बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था बादशाह नामा. लिखिए बुक बादशाह नामा. बादशाह नामा. ठीक है, लिखिए बुक बादशाह नामा. बादशाह नामा. ठीक है, बाय अब्दुल हमीद लाहौरी. खाने खाना टाइटल होता है बेटा. ठीक है. हाँ, एक्चुअली वो टाइटल था, तो उनका रियल नेम था अब्दुल हमीद लाहौरी. तो गलती से अगर खाने खाने की जगह लाहौरी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, इसलिए वो टाइटल रहता है. इसके बाद लिखिए नेक्स्ट. नेक्स्ट बुक लिखिए शाहजहां नामा. क्या लिखा? शाहजहां नामा. शाहजहां नामा. शाहजहां नामा. इस बुक को लिखा था इनायत हुसैन ने. किसने लिखा था? इज रिटन बाय इनायत हुसैन. इनायत हुसैन. अब्दुल हमीद लाहौरी एंड इनायत हुसैन. And that's the only 2 and 3 points is specified for the शाहजहां. तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए शाहजहां. शाहजहां एंड शाहजहां का हमने टाइम पीरियड अभी आपको बताया 1628 से लेके 1656 तक. 50 58 है वो एक्चुअली. ठीक है, 58 है, 56 नहीं है, 58 है. कुछ बुक्स में 56 भी मिल सकता है, क्योंकि उसका हम रीज़न बता रहे हैं. उसका रीज़न ये था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था शाहजहां का, और शाहजहां को उन्होंने कैप्चर करके रखा था. तो वो जो आखिरी के उनके 1-2 साल है ना, अब उनका होना ना होना कोई बात नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब ने अपना दबदबा बना लिया था. तो कुछ जगह 56 मिल सकता है, कुछ जगह 58 मिल सकता है, बट समहाउ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? औरंगजेब. औरंगजेब वॉज द वन, एंड समहाउ आज ही हम इनके बारे में पढ़ के सब फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम. ओके, सो इसके पहले तक अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए. कोई इशू है? नहीं है? औरंगज़ेब की अपनी एक स्टोरी. औरंगज़ेब ना बहुत कनिंग पर्सन हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था. एक टाइम आया, औरंगज़ेब ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कैप्चर किया, बट उन्होंने सतारा कैप्चर नहीं कर पाया. जब वो सतारा कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो उनका एक बहुत अच्छा आर्मी में कमांडर रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बनाया. ठीक है, जय सिंह से वो बोलते हैं कि यार जय सिंह, यू आर द मोस्ट benevolent and the most somehow the brave soldier in my team in my Mughal empire. और मैं चाहता हूँ what I said and what I believe on you that somehow you gonna be convinced that somehow you gonna be convinced with the whom? छत्रपति शिवाजी राजे. आप शिवाजी राजे को कन्विंस करिए, समहाउ प्लीज़ उसको कन्विंस करिए, एंड उनको कन्विंस करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में भी मुगल सोवरनिटी एंड सूजनिटी को एक्सेप्ट कराइए. ठीक है, दैट इज द फरमान और मे बी द ऑर्डर बाय द औरंगजेब टू द जयसिंह. एंड जयसिंह वॉज द वन. जयसिंह बोलता है अच्छा ठीक है. अब सबसे पहले यहाँ औरंगजेब का टाइम पीरियड लिखिए. औरंगजेब. ठीक है, औरंगजेब का टाइम पीरियड कब आता है? 1558 से लेके, सॉरी हाँ 1558 से लेके, एक मिनट जस्ट वेट कीजिए. ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, पैन कभी कभी लीक करता है. 1558 से लेके 1558 ऑब्वियसली 1658 से लेके 1707 तक. प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ रहता है यार? 1558 में कौन था? 1558 में कौन था?
हुमायूं मर गया था 50-55 पे। अकबर रहा होगा। एक्चुअली यू शुड बी श्योर अबाउट द थिंग्स। अकबर था ना, तो अकबर रहा होगा क्यों बोल रहे हो? अकबर था ऐसा बोलो ना। अरे सर मतलब एकदम से भैया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लैंक हो गया ऐसा। होगा इज द गलत थिंग, है, यस सॉरी, था इज द, था इज द एग्जैक्ट थिंग। ओके, समहाउ औरंगजेब की जो स्टोरी है, औरंगजेब ने अपने पूरे भारत पे कॉन्कर किया। उसने ऑल पैन इंडिया इस्लाम, पैन इंडिया मुगल एम्पायर, किसे क्या बोलते हैं, पैन इंडिया मुगल एम्पायर डेवलप किया। ठीक है, पैन इंडिया मुगल एम्पायर। एक्चुअली क्या था कि औरंगजेब के टाइम पे जो हमारा मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर अपनी जीनत पे था। क्या था? मुगल एम्पायर किस पे था? अपने जीनत पे था। जीनत, जीनत का मतलब होता है पीक। क्या होता है? पीक। तो अपने जीनत पे था। ठीक है, तो वो अपने पीक पे था। तो समहाउ हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि औरंगजेब, नो डाउट कि वो बहुत अच्छे यहाँ पे क्या थे, कमांडर हुआ करते थे, बहुत अच्छे वॉरियर हुआ करते थे, बहुत कनिंग पर्सन हुआ करते थे, एंड सच बताएं तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल भी थे। किसी भी, उनने बहुत फोर्सफुली कन्वर्जन किए। वो डाई हार्टेडली ऑर्थोडॉक्स सुन्नी थे। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी थे। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी थे, और वो यहाँ पे किस चीज़ को प्रमोट करते थे? शरीयत लॉ को प्रमोट किया करते थे। अब इनकी राजे की स्टोरी सुन लेते हैं। अभी जय सिंह से बोलते हैं कि जय सिंह प्लीज जाओ यार, उनको कन्विंस करके लेके आओ। जय सिंह वॉज द वन, ओके सर मैं जाता हूँ। यहाँ पे वो जाते हैं। यहाँ पे वो जाने के बाद यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि यार जो शिवाजी राजे हैं, शिवाजी राजे बहुत बिजी हैं। शिवाजी राजे बिजी हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जुबान किसने दी? जय सिंह ने। एंड जय सिंह वॉज द वन, कि जय सिंह बोल दिया मतलब बोल दिया। जय सिंह राजपूत था, एंड राजपूत वॉज द वन कि अगर हमने एक बार आपको जुबान दे दी तो फिर हम आपकी अपनी जुबान से पीछेंगे नहीं। तो जय सिंह जाता है मनाने के लिए शिवाजी राजे को, सर अगर हम जय सिंह को लेके आएंगे और जय सिंह को नहीं लेके आए तो अपना कटा हुआ सर लेके आएंगे। ठीक है, तो जय सिंह जाते हैं। जय सिंह जाते हैं उनको किनको मनाने के लिए? शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज को जब वो मनाने के लिए जाते हैं तो शिवाजी महाराज से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। दोनों के बीच में बहुत ट्यूनिंग जमती है। शिवाजी महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर आप एक बात बताइए जय सिंह से, कि आप इतने महान राजा हैं, आप हिंदू धर्म को आप प्रमोट करते हैं। एक्चुअली शिवाजी राजे हिंदू पदपाशी को प्रमोट किया करते थे। किसको प्रमोट किया करते थे? हिंदू पदपाशी। जब हम मराठास पढ़ाएंगे तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हिंदू पदपाशी के तहत वो हिंदुइज्म को हर जगह प्रमोट कर रहे थे। एंड समा उन्होंने जय सिंह से भी रिक्वेस्ट की कि यार तुम हमारी टीम को ज्वाइन अप कर लो, एंड वी विल वी बोथ आर बिकम सो पावरफुल, और हम जाके लड़ लेंगे। एंड हो सकता था भाई, मराठा और राजपूत अगर एक साथ आ जाते, एक टीम में आ जाते, तो डेफिनेटली कुछ और इम्पैक्ट होता मुगल्स के लिए। बट ऑलरेडी राजपूत ने सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी, एंड एज वी ऑल नो दैट कि राजपूत अपने जुबान से पलटता नहीं, और जय सिंह जाते हैं उनको मनाने के लिए। और इसके बाद शिवाजी राजे कहते हैं चलो ठीक है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बात होती है, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमती। दोनों की ट्यूनिंग जमने के बाद शिवाजी राजे कहते हैं ठीक है हम आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं, बट हमें आप पे राजा पे भरोसा नहीं है। क्यों माने हम भरोसा? क्यों करें हम भरोसा? जब वो सिख जैसे सिखों के महान संतों को जब वो बीच चौराहे पे काट सकते हैं, बिहेडेड कर सकते हैं, या फिर वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं जो मतलब रिलीजियस पीपल हैं उनको मार सकते हैं, अननेसेसरी टेम्पल्स ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बेफिजूल में कन्वर्जन करवा सकते हैं, तो वो तो मुझे भी मार सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई उनके लिए इथिक्स नहीं है। इथिक्स जैसा कोई चीज़ वर्ड तो था ही नहीं ऑन दोज डेज। हम क्यों बिलीव करें? जय सिंह बोलता है हम आपको ज़ुबान दे रहे हैं कि आप पे एक आँच नहीं आएगी, आप हमारे साथ चलिए। क्योंकि हमने उनको ज़ुबान दी थी कि हम आपको लेके आएंगे, लेकिन हम आपको ज़ुबान दे रहे हैं क्योंकि हमने ये थोड़ी ना बोला था औरंगज़ेब से कि मारे मारने ही है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप पे एक आँच नहीं आएगी, ये जय सिंह की ज़ुबान है। जय सिंह जाते हैं, लेके आते हैं, और शिवाजी राजे सिर्फ उनकी ज़ुबान के कारण वो उनके साथ चलते हैं, उनके साथ चल के उनके साथ आते हैं। बंदी भी नहीं, वो दोस्त बन के आते हैं। ठीक है, वो जाते हैं, दोनों मिलते हैं उनसे, एंड दैट वाज अ टाइम कि वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम महल के बाहर हैं, थोड़ा वो अपने कोर्टयार्ड में अलग रूम पे थे, आप जाइए औरंगज़ेब आपसे आके मिलेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज वैसे भी पावरफुल रूलर थे। ठीक है, उनके मतलब उनकी हाइट छोटी थी, बट उनका दिमाग और उनकी पावर, उनकी ब्रेवरी बहुत ज़्यादा थी। और उनको, और सच सच बताएं तो औरंगज़ेब की हाइट खुद छोटी थी। औरंगज़ेब की हाइट भी छोटी थी। सारे कनिंग लोज द शॉर्ट हाइटेड पर्सन,
डार्विन्स थ्योरी में यही कहा गया है, इंसान जितना ज़्यादा ब्रिलियंट होता जाएगा इंसान की हाइट उतनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी। हाँ, दैट वाज मेंशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब उस बात को समझिए। जब हमारे शिवाजी राजे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाते हैं, बट औरंगजेब से उनको कोई फ्रूटफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, एंड फ्रूटफुल रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण शिवाजी राजे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंड वो औरंगज़ेब का वेट कर रहे हैं, और औरंगज़ेब बहुत बिजी इन, वो कहीं घूम रहे हैं गार्डन में, वो अपने किसी कोर्ट में हैं, ओपीएम का कंजप्शन मुजरा देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। हाँ ठीक है, बैठने तो शिवाजी को हम जाके मिलते हैं। जब शिवाजी को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शिवाजी फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से गुस्से में, एग्रेशन में वहाँ से जाने लगे। जयसिंह रोका, अरे भाई रुको यार, कहाँ जा रहे हो? वो अपने मित्र को मनाने के लिए रुका था कि यार आए हो इतनी दूर तक, मिल के जाना। एंड दैट वाज अ मूवमेंट के क्या बोलते हैं, वो जय सिंह से बोलते हैं यार आपके राजा को हमसे मिलना ही नहीं है, हम भी एक राजा हैं, हम एक स्वतंत्र प्रदेश के राजा हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आपकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली और आपके अंदर इतनी दम नहीं है कि आपने हमको कैप्चर कर लिया। दम हो तो आ जाना फिर हमारे एरिया में, हम भी बता देंगे। एंड दैट्स अ रियलिटी कि अपने एरिया में वेस्टर्न घाट्स में एक्चुअली ऑल द मुगल्स वर सो पावरफुल और सो कैपेबल इन द केस ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर्स। एंड उनके क्षेत्र में अगर आप जाओगे वेस्टर्न घाट में उनसे लड़ने के लिए, तो अगर वो 1,000 भी हैं तो वो 10,000 पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि जंगल में उनसे जीत पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने ओपन चैलेंज कर दिया, दम हो तो आ जाओ। कई बार औरंगजेब ने अपनी बड़ी बड़ी आर्मी भेजी कैप्चर करने के लिए, बट वो नहीं जीत पाए, उनसे कभी कैप्चर नहीं कर पाए। एंड दैट वाज अ मोमेंट कि औरंगजेब ने दिमाग लगाया और वो बैठ गया उस इंतजार के लिए कि कब शिवाजी राजे का टाइम पीरियड ओवर होगा, और कब ये मराठास वीक होंगे, और कब हम यहाँ पे आएंगे। एंड दैट वाज अ मोमेंट कि यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे जो शिवाजी राजे रहते, शिवाजी राजे जब नहीं रहते हैं तो उनके पास कौन आते, संभाजी आते हैं। एंड संभाजी जब रूल पे आते तो संभाजी ने रूल किया, एंड यहाँ पे औरंगजेब ने बोला हाँ यही वो वक्त है, और वहाँ उसने अपनी आर्मी भेजी और क्या किया, संभाजी को ललकारा कि तुम आओ हमसे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या है, एग्रेसिव पर्सन है, संभाजी राजे एग्रेसिव पर्सन है। एंड अगर हम संभाजी राजे को अगर प्लेन मैदान में बोल देंगे लड़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो शिवाजी जैसे मतलब कहना चाहिए शिवाजी जैसे डिप्लोमेटिक या फिर एफिशिएंट लीडर नहीं है। वो अपने आप में ग्रेट थे, ऐसा नहीं, संभाजी अपने आप में ग्रेट पर्सन थे, बट शिवाजी राजे से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यू नॉट गोना बी कंपेयर विथ योर डैड। तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जब हमने उसको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद हमने यहाँ पे उनको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पे उनसे कैप्चर उनका जो रीजन था उस पर्टिकुलर रीजन पे हमने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की। जब चीज़ों को कवर अप करने की हमने कोशिश की, तो हमने समहाउ हमने यहाँ पे पोजीशन के बारे में हम आपको बताते हैं, संभाजी राजे ने यहाँ पे, संभाजी राजे ने उनसे जीत नहीं पाए, एंड संभाजी राजे यहाँ पे क्या करते हैं, हार जाते हैं। एंड संभाजी राजे को वहाँ पे मारने के बाद शाहू जी को क्या किया गया, कैप्चर किया गया, और शाहू जी को कैप्चर करने के बाद शाहू जी को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। औरंगज़ेब की जो आर्मी थी, औरंगज़ेब की आर्मी अपने साथ उनको ले जाती, जब औरंगज़ेब की आर्मी उनको अपने साथ ले जाती है, तो फिर यहाँ पे शाहू जी किसकी गिरफ्त में है, मुगल्स की गिरफ्त में है। अब ये तब छूटेंगे जब औरंगज़ेब की डेथ होगी, दैट इज द 1707। 1707 पे इनकी डेथ, क्या बोलते हैं, औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये छूटेंगे। 1708 पे ये वापस आते हैं और फिर मराठास में सिविल वॉर स्टार्ट होती है, तो वो मराठा एम्पायर में हम सेपरेट पढ़ाएंगे। औरंगज़ेब ने बहुत सारे एरियाज़ को कॉन्कर किया, बंगाल को कैप्चर किया, असम को कैप्चर किया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे एरिया से लेके पूरा हमारे तमिलनाडु तक के रीजन को उनका दबदबा हुआ करता था, उनके दबदबा पे उनसे कोई जीत नहीं पाता था। एंड दैट वाज अ मूवमेंट। तो औरंगज़ेब के बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। उनके खिलाफ एक बहुत उनके टाइम पीरियड में एक बहुत अच्छी बुक थी जिसके हम बोलते हैं फतवाए आलमगिरी। क्या बोलते हैं, फतवाए आलमगिरी। क्या है, फतवाए आलमगिरी। ठीक है, फतवाए आलमगिरी, ये बहुत फेमस किताब है, इससे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, तो आप इनके बारे में लिखिएगा। ये क्या था, औरंगजेब के ऑर्डर्स का कलेक्शन था। इट्स अ कलेक्शन, ना ना ना, इट्स लिखी नहीं थी, ये जो उनके ऑर्डर थे उन ऑर्डर का कलेक्शन है। फतवा, फतवा का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक, तो ये जो ऑफिशियल ऑर्डर रहता है, इनका कलेक्शन बुक है। ये क्या है, कलेक्शन बुक, कलेक्शन ऑफ औरंगजेब ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ औरंगजेब ऑर्डर। ठीक है, तो ये बुक का क्या नाम था, कलेक्शन ऑफ औरंगजेब ऑर्डर। इनको बहुत सारे स्कॉलर्स ने कंपाइल किया था।
इसके बाद हम एक और बुक का नाम लिखते हैं, उसके बारे में लिखिए, फुतूहत ए आलमगिरी। क्या है? फुतूहत ए आलमगिरी। लिखिए फुतूहत ए आलमगिरी। इसको किसने लिखी है? इसको ईश्वर दास ने लिखी है। किसने लिखी है? इसको किसने लिखा था? ईश्वर दास ने लिखा था। ठीक है, ये किस चीज के ऊपर बुक थी? दिस बुक इज रिटन ऑन द विक्ट्री ऑफ द औरंगजेब। किसके ऊपर थी? विक्ट्री ऑफ औरंगजेब। किसके ऊपर थी? विक्ट्री ऑफ औरंगजेब के ऊपर बुक थी। ठीक है, इसके बाद एक बुक और लिखिए, नुस्खा। हाँ, नुस्खा ए दिलखुश। नुस्खा ए दिलखुश। नुस्खा ए दिलखुश। नुस्खा ए दिलखुश। ठीक है, इसे किसने लिखी है? बाय भीमसेन। किसने लिखी है? भीमसेन ने। किसने लिखी है? भीमसेन ने। इसके बाद कैफी खान, इनके कोर्ट में एक बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे, कैफी खान। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, उसका नाम था मुंतकाब उल उबाब। मुंतकाब उल उबाब। मुंतकाब। मुंतकाब। मुंतकाब उल, लिखिए, मुंतकाब उल उबाब। मुंतकाल उल उबाब। ठीक है, ये बहुत फेमस थी। इसको किसने लिखा था? बाय कैफी। ठीक है, कैफी। मुंतकाब उल उबाब कैफी खान ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? कैफी खान। ये उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, मतलब उनके सेक्रेटरी कह सकते हैं, उनके सेक्रेटरी थे। हाँ, अरे नहीं, एक्चुअली ये जो मुंतकाब उल उबाब है ना, ये जो किताब थी, ये कैफी खान ने लिखी थी। ठीक है, एक्चुअली जब औरंगज़ेब के बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए, सचिव होते हैं, ठीक है, तो क्या होता था, बहुत सारी इनकी सीक्रेसी होती है। ठीक है, सीक्रेसी होती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनकी ज़िंदगी को लेके। तो उन्होंने इनकी सीक्रेसी के ऊपर पूरी बुक लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी? सीक्रेसी। सीक्रेसी के ऊपर बुक लिखी थी। ठीक है, 1657 से लेके 1659 का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे शाहजहां की सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी। किस चीज़ की लड़ाई चल रही थी? सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी। कब से कब तक? 1657 से लेके 57 से लेके 1659 तक। ठीक है, ये कौन सा टाइम पीरियड है? वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन का टाइम पीरियड है। इस वॉर ऑफ सक्सेशन पे कौन जीतता है? औरंगजेब, नो डाउट, तभी तो वो आया था, है ना। तो यहाँ लिखिए इसको, लिखिए, in 1657 to 59 the period was considered as a war of succession among the son of Shah Jahan. ओके, अब यहाँ पे दारा शिकोह से ये लड़ाई करते हैं। तो 1658 में इनकी वॉर होती है। 1658 में वॉर होती है, उसको बोलते हैं द बैटल ऑफ धर्मत। क्या बोलते हैं? द बैटल ऑफ धर्मत। द बैटल ऑफ धर्मत कब होती है? 1658 पे। औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। ओके, इसके बाद लिखिए 1658 में एक वॉर और होती है, द बैटल ऑफ सामूगढ़। 1658 में द बैटल ऑफ सामूगढ़।
ठीक है। एक्चुअली क्या आता है 1658 में जो वॉर होती है, यहाँ पे जशवंत सिंह आते हैं लड़ाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है? जशवंत सिंह लड़ाई करने के लिए आता है। बट जशवंत सिंह किसको रिप्रेजेंट करता है? दारा शिकोह को। कौन आता है? जशवंत सिंह को रिप्रेजेंट करता है। तो औरंगजेब इनको क्या करता है? मार देता है। ठीक है, अब दारा शिकोह बोलता है अब मैं खुद लड़ने के लिए जाऊंगा। तो 1658 में एक वॉर और होती है, लिखो, द बैटल ऑफ सामूगढ़। कौन सी होती है? द बैटल ऑफ सामूगढ़। ये अपने भाई से लड़ते हैं। ये ना तीसरा बेटे थे, औरंगजेब जो थे ना वो तीसरे बेटे थे, ये पहले थे, फर्स्ट सन। उसको कोई लेना देना नहीं, वो पहले ही मर जाता है। ठीक है, उसको पहले कोई लेना देना नहीं। सो द बैटल ऑफ सामूगढ़, दैट इज राजस्थान में वॉर होती है, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। ठीक है, और यहाँ पे कौन डिफीट होता है? दारा वॉज डिफीटेड। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। एंड नाउ औरंगजेब क्या होता है? औरंगजेब अब गद्दी पे बैठ जाता है। 1658 में दारा शिकोह को मारने के बाद वो गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे बैठने के बाद वो खुद को क्या कंसीडर करता है? राजा। जब वो खुद को राजा कंसीडर करता है, दैट वाज अ मूवमेंट के जो उलेमाज होते हैं, उलेमाज जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो उनकी बात नहीं मानते। ठीक है, उलेमास क्या होते हैं? स्कॉलर ऑफ इस्लाम्स होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते हैं। इन्होंने इनके इस कोरोनेशन को रेक्टिफाई नहीं किया। दूसरे दिन औरंगजेब ने बोला बुलाओ कौन कौन रेक्टिफाई नहीं कर रहा, जरा देखते हैं। लेके गया कमरे के अंदर, क्या बात थी, क्यों रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, लेके आना जरा हमारी शमशीर। एंड दैट वाज अ मूवमेंट। उलेमा बोलते हैं नहीं नहीं, तरीका गलत था, एक बार फिर से कर लेते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ कर लेते हैं, तो पहले बोलना था। तो 1659 में फिर से कोरोनेट होते हैं। अब उलेमा खुद करते हैं कोरोनेट। आओ भाई हम तुमको बता रहे हैं कैसे तुम्हें कोरोनेट करना है। तो 1658 में वो खुद होते हैं कोरोनेट, एंड 1659 पे मतलब उलेमास उनको फिर से ऑफिशियली कोरोनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद 1659 पे वो एक लड़ाई और करते हैं, द बैटल ऑफ दियोराई। 1659 द बैटल ऑफ दियोराई। एग्जाम पे आपसे अगर इसका सीक्वेंस पूछ लेगा तो आपको बनना चाहिए द बैटल ऑफ दियोराई। ठीक है, द बैटल ऑफ दियोराई। द बैटल ऑफ दियोराई राजस्थान के पास जो अजमेर वाला रीजन रहता है उसमें लड़ाई होती है। यहां पे फिर से लड़ाई होती है दारा शिकोह की और किसकी? औरंगजेब की। एंड यहां पे दारा शिकोह मारा जाता है, यहां भागा जाता है, अब वहां मारा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे उसको मार दिया जाता है 1659 पे। 1659 पे दो बार छोड़ दिया, ये 1658, ये 1658। ठीक है, बट अब नहीं, अब लड़ना ही है तो फिर ढंग ही से लड़ो। उसने बोला इस बार छोड़ना ही नहीं है, भाई 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 दिया उड़ा के उसने। ठीक है, इन 1674 में उसने नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को बिहेडेड किया था। नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर को बिहेडेड किया था चांदनी चौक के चौराहे पे। ठीक है, तो लिखिए इन 1674 द नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर, नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर killed by Mughals at Chandni Chowk, Delhi. नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर killed by Mughals at Chandni Chowk, Delhi. और 1665 पे जो अभी हमने आपको मिर्जा राजे की कहानी सुनाई, मिर्जा राजा द जय सिंह को वो बुलाते थे मिर्जा राजा। तो यहाँ पे लिखिए इन 1665 ही सेंट मिर्जा राजा दैट 65 1665 इन 1665 ही सेंट मिर्जा राजा जिसे हम बोलते हैं जय सिंह। ठीक है, टू सप्रेस दी शिवाजी। And after that
दे बोथ कम अप विद अ ट्रीटी। उसके बाद जो स्टोरी होती है, फिर ट्रीटी होती है, बहुत सारे जो फोर्ट रहते हैं वो मुगल्स के कंट्रोल में शिवाजी दे देते हैं, और बहुत सारे फोर्ट पे वो खुद कंट्रोल रखते हैं, ऐसा उनके बीच में ट्रीटीज होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि साउथ इंडिया पे मुगल्स को फ्रीली एक्सेस दे दिया जाता है, और यहाँ पे जो शंभाजी होते हैं उनको अब मतलब उनसे कहा जाता है कि वो चाहें तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुगल आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा उनको कहा जाता है, ऑफर था, इट्स लाइक एन ऑफर। जैसे जय सिंह था, जय सिंह भी राजा थे, बट मुगल आर्मी को ज्वाइन करके वो मुगल की सूजनिटी को बढ़ा रहे थे, ठीक वैसे शंभाजी भी कर सकते थे, ऐसा बोला गया। ओके, 3 लाइन और बची है, जल्दी फटाफट लिख लो। इन 1684 इन 1684 in 1684, in 1686 and in 1687, ठीक है। in 1684 he started, लिखना कंटिन्यू में, in 1684 he started rebellion towards the Maharashtra, started conquering towards the Maharashtra region or Maharashtra area. In 1684, in 1686, he annexed Bijapur. In 1686, he annexed Bijapur. In 1687, he annexed Golconda. Okay? And आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र इनकी क्या झोली में। 1687 बीजापुर भी इनके कैप्चर में आ गया, गोलकोंडा, बीजापुर दोनों, ठीक है। यहाँ पे औरंगजेब की स्टोरी फिनिश होती है। अब कल से हम एक लेटर मुगल्स का ओवरव्यू लेंगे और पोर्तुगीज़ के बारे में, यूरोपियंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे समहाउ। सो द क्लास इज़ ओवर फॉर टुडे, एंड आई होप आप सभी को क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पोर्तुगीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और हम यहाँ पे और भी ग्रेट पीपल पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और लेटर मुगल्स की जो वीकनेस थी उनके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सो समहाउ a very good luck to all of you, all the very best.